नमस्कार विद्यार्थियों, ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 3 हिस्ट्री विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। इनमें संग्रहित सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो 12वीं कक्षा में हैं और साथ में जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अतः सभी विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और 12वीं दोनों विद्यार्थी इसे अच्छी तरह से सुनिएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके सभी प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं और बताए गए हैं। अब प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। सेट 1 और 2 पूर्व में डाल दिया जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। करा प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुई। अब इससे संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है जिसमें सभी बौद्ध संगति प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है कि कब हुई थी, किस जगह पर हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे और किन के शासनकाल में यह बौद्ध संगति हुई है। अब आगे इसका विवरण हम देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति यह राजगीर के सप्तपुर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरा पॉइंट इसका है, अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित इस संगति के अध्यक्ष भिक्षु महाकश्यप उपली थे। इस संगति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटका और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटका में संरक्षित किया गया है। अब देखिए इसमें है दो चीज़, सुत्त पिटका और विनय पिटका। तो सुत्त पिटका में क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है, संरक्षित किया गया है, और विनय पिटका में क्या है, शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को संरक्षित किया गया था। ये बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटका और उपाली ने विनय पिटका का संकलन किया। इसमें भी कई एक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव निकल कर आएंगे। प्रश्न आ सकता है कि सुत्त पिटका का संकलन कौन किया और विनय पिटका का संकलन कौन किया। तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न निकल सकते हैं, अतः इसे भी ध्यान से सुनिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में आयोजित इस संगति के अध्यक्ष सबकामी थे। विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगति के दौरान बौद्ध धर्म अस्थावीर और महासंघिक नामक 2 गुटों में बट गया था। तृतीय बौद्ध संगति तो पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के संरक्षण में आयोजित इस संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। इस संगति के दौरान अभिधर्म पिटक का संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार अब बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया है जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में या ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में आयोजित इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगति के दौरान विभाशास्त्र नामक
टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान और महायान में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अब आगे दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। अकबर इससे संबंधित जो है कुछ और जानकारी, तो 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ की गई धार्मिक मान्यताओं की एक प्रणाली थी दीन ए इलाही। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। इसमें दीन शब्द के बाद के काल में जोड़ा गया था। दीन ए इलाही में रहस्यवाद, प्रकृति पूजा और दर्शन आदि शामिल थे। इस धर्म को अपनाने वाले एकमात्र हिंदू थे बीरबल। आपको इससे भी बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं। एक मुख्य प्रश्न यह भी आ सकता है कि इसे अपनाने वाले कौन हिंदू थे? तो बीरबल थे। अगला, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर जो है विजयनगर से संबंधित है। हम्पी दक्षिण भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। 1336 से 1565 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी को मूल रूप से हिंदू देवता पंपा, जिसे देवी पार्वती का दूसरा नाम दिया गया है, के नाम पर पंपा क्षेत्र कहा जाता था। हम्पी की स्थापना 14वीं शताब्दी के मध्य में संगम वंश के हरिहर और बुक्का नामक दो राजकुमारों ने की थी। हम्पी की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। विरूपाक्ष मंदिर मध्य कर्नाटक के हम्पी में 7वीं शताब्दी का शिव मंदिर है। भगवान विरूपाक्ष, जिन्हें पंपा पति भी कहा जाता है, विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य देवता हैं। यह नगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कर्नल कोलिन मचकेंजी ने की थी। विद्यार्थियों, सारे प्रश्नों का उत्तर विस्तृत विवरण के साथ दिए हुए हैं और सभी विस्तृत विवरणों में बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं। अतः इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने कॉपी में, अपने नोट्स बुक में भी इसे उतार लीजिएगा। इन प्रश्नों को जितना भी प्रश्न इनसे निकल सकते हैं, उत्तर निकल सकते हैं, उनसे नोट कर लीजिएगा। दीवाने अशरफ का क्या अर्थ है? तो दीवाने अशरफ का अर्थ है भूमि विभाग का अध्यक्ष। 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने इसे एक क्रांति कहा था। 1857 के इस क्रांति को सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। मेरठ के सदर बाजार से फैले इस विद्रोह का मुख्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार का आरा रहा है। इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी और खिलता हुआ कमल था। देखिए, इसमें मेन प्रश्न एक और निकला, रोटी और खिलता हुआ कमल। यह जो है इसका मेन प्रतीक चिन्ह था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कुछ नामों को जान लेते हैं जो इस क्रांति के नेतृत्व करता थे। तो कानपुर से पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब इसे नेतृत्व किए थे। ये भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकते हैं कि किस जगह से कौन इसका नेतृत्व किए। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से नवाब खान बहादुर खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और बिहार से वीर कुंवर सिंह, इनका इस क्रांति का नेतृत्व किए थे। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 को भारत पहुंचा।
वास्को डी गामा ने 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की तथा समुद्र के रास्ते 20 मई 1498 को वह मालाबार तट जो वर्तमान में भारत का केरल राज्य है में कोझिकोड कालीकट के पास कपाड़ू पहुंचा तथा मसाले का व्यापार करने के लिए वहां के राजा को मना लिया। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। भारत के राज्य सचिव सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत लाया गया था। यह मिशन भारत में इटली सरकार द्वारा भारत में भेजा गया एक उच्च शक्ति वाला मिशन था। इस मिशन के 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड और एवी अलेक्जेंडर। 3 जून 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने कैबिनेट मिशन योजना को रद्द करने और देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ये 8 प्रकार के विवाह कौन है? तो ब्राह्य, दैव, आर्ष, प्रजापात्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से है। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर ऋषभदेव जो पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अग्रसेन के पुत्र थे। श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म के 2 सदस्य संप्रदाय हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र एवं दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्र बाहु थे। श्वेतांबर संघ में साधु नग्न रहते हैं और दिगंबर शब्द में साधु वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, दोनों जगह श्वेतांबर लिखा गया है, एक जगह दिगंबर होगा। दिगंबर संघ के साधु जो है नग्न रहते हैं और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों में। आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो आयंगर व्यवस्था जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में ग्राम की संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आयंगर प्रणाली में ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था तथा उनके संचालन के लिए 12 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। यह 2 संप्रदायों वडकलाई और तेनकलाई में विभाजित है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। बीजक कबीर साहब की मुख्य प्रामाणिक कृतियों में से एक मानी जाती है। इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। हिंदी साहित्य के महाज्ञानी कबीर दास जी की वाणी को साखी शब्द और रामायणी 3 अलग अलग रूपों में लिखा गया है, जो कि बीजक नाम से मशहूर है। आचार्य रामचंद्र शुक्र के अनुसार बीजक की भाषा सधुकड़ी है, अर्थात राजस्थानी और पंजाबी की मिली जुली खड़ी बोली। पर रामायणी और शब्द में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। तहकीकी हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इसमें जो है अल बरूनी का यात्रा वृत्तांत है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत फोर्ट विलियम कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। व्यापकता का सिद्धांत का संबंध किससे था? तो यह जो है डलहौजी से था। व्यापकता का सिद्धांत या व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति 1848 से 1856 के मध्य पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो यह जो है नवगोथिक शैली की इमारत है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को ही विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्यक्ष के लिए किया गया था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत में लागू किया गया था। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इस अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। सरकार का दावा था कि यह अधिनियम उत्तरदायी शासन की प्रगति है। 1919 के अधिनियम के कुछ मुख्य बिंदु थे, वो यह थे कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा जालियांवाला बाग है, जहां भारतीय बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सहित सैकड़ों लोग एक सभा कर रहे थे। उन पर ब्रिगेडियर एडवर्ड जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे वे मारे गए। इसी कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसे अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया। सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पंजाब, सिंध, कश्मीर तथा बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान शब्द का सृजन किया, जो बाद में पाकिस्तान के रूप में परिवर्तित हो गया। अकबर के टोडरमल को दीवान-ए-अशरफ कब नियुक्त किया गया? तो इन्हें जो है 1582 में दीवान-ए-अशरफ नियुक्त किया गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो यह जो है मार्टिन बट के द्वारा लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान की दर 80% निश्चित कर दी गई थी। इस व्यवस्था का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाप्रांत तथा पंजाब था, जिसमें राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को ही सौंप दिया गया था। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो इसे जो है अकबर ने राजधानी बनाया था। मुगल शासक अकबर ने 1572 से 1585 के बीच
फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया। 1510 ईस्वी में पुर्तगाल का गवर्नर अल्फांजो डी अल्बुकर्क ने राज्य विस्तार के क्रम में बीजापुर के सम्राट आदिल शाह पर हमला कर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो यह जो है कोलकाता में स्थित है। यह कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है जिसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और आगे भी मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहूँगा। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।